नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सारण प्रमंडल के 3 जिले सारण, सिवान और गोपालगंज में आरजेडी की क्या प्लानिंग है। 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने वो कौन सा पासा फेंकने की तैयारी की है जिसके वजह से एनडीए के पसीने छूट सकते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव पिछले चुनाव में इन 3 जिलों में अच्छी खासी सफलता पाई थी। लोकसभा चुनाव में अपने गृह जिले और अपने आसपास के क्षेत्रों में तेजस्वी यादव फेल हो जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की चालें एकदम सटीक बैठती है। तो इस बार जब 2025 का चुनाव है तो आरजेडी ने इन 3 जिलों में अपने प्रत्याशियों के लिए एक अच्छा प्लान तैयार किया है। इन सीटों पर किसे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और किसे चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाएगा, इसको भी लेकर उनका प्लान सेट है और तेजस्वी यादव इस क्षेत्र में और अधिक सफलता चाहते हैं। तो चलिए, आज इन 3 जिलों में आरजेडी की स्थिति क्या है, पिछले चुनाव में उसने कैसा परफॉर्मेंस किया था और इस चुनाव में क्या आशा है, क्या प्लानिंग है और किन विधायकों पर दांव लगाने की तैयारी में है आरजेडी। आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि कैसे आरजेडी एनडीए को नुकसान पहुंचा सकता है और उसकी पूरी प्लानिंग क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि सारण प्रमंडल के 3 जिलों में 24 विधानसभा क्षेत्र है। इन 24 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आरजेडी भी प्रयासरत है और एनडीए भी अपना कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन यदि 2020 में देखेंगे कि दोनों की शक्ति कितनी थी, अपने अपने गठबंधनों में रहते हुए दोनों ने कितनी सीटें जीती, यदि इस बात का आकलन करने आप चलेंगे तो सारण प्रमंडल में एनडीए जो है वो कुल 24 में से 9 सीटें ही जीत पाई। 15 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा था। 15 सीटें महागठबंधन अपनी झोली में ले गई और इसमें से अधिकांश सीट आरजेडी ने जीता। सबसे अधिक सारण में आरजेडी ने सीटें जीती, उसके बाद सिवान में और फिर गोपालगंज। लालू के गृह जिले में भले कम सीटें आई हो राजद को, लेकिन यदि पूरा सारण प्रमंडल का आप ग्राफ देखेंगे तो यहां महागठबंधन भारी पड़ा एनडीए पर और उसमें भी खास करके आरजेडी। सारण में कुल 10 सीटें हैं और 10 सीटों में से आरजेडी ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। एक सीपीएम को दिया था। कांग्रेस को यहां कोई उम्मीदवार उतारने के लिए सीट महागठबंधन ने नहीं दी थी और 9 सीटों में से 6 सीटें आरजेडी यहां जीत गई। वो 6 सीटें कौन कौन सी है जिस पर आरजेडी ने जीत का परचम लहराया, वो सीट है सोनपुर, गरखा, मरहौला, परसा, बनियापुर और एकमा। इन 6 सीटों पर आरजेडी जीती थी। एनडीए कुल 3 सीटें यहां से जीती, अमनौर, छपरा और तरैया। तीनों सीट बीजेपी के खाते में गई। जनता दल यूनाइटेड कोई सीट नहीं जीती। तो महागठबंधन और एनडीए में सारण में जबरदस्त मुकाबला हुआ 10 सीटों के लिए। 7 सीटें महागठबंधन के कब्जे में गई। माझी को सीपीएम ने जीत लिया और इस तरह से 7 सीटें महागठबंधन के कब्जे में और 3 सीटें बीजेपी के कब्जे में गई। ये सारण का 2020 का चुनाव परिणाम का पूरा लेखा जोखा। अब यदि सिवान में आते तो सिवान में कुल 8 सीटें, 8 में से 6 सीटें महागठबंधन ने जीती। एनडीए के पाले में मात्र 2 सीटें आई। 6 सीटों में से जो महागठबंधन ने जीती उसमें से 3 सीट आरजेडी ने जीती, 2 सीट
भाकपा माले ने जीती और एक सीट कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीती। सीवान में इकलौते कांग्रेस प्रत्याशी महाराजगंज से विजय शंकर दुबे थे, वो जीते। सीवान में जो एनडीए के खाते में 2 सीटें गई वो गोरियाकोठी और दरौदा था, दोनों बीजेपी की झोली में गई। जनता दल यूनाइटेड का खाता यहां भी नहीं खुला। तो तेजस्वी यादव की प्लानिंग जो थी 2020 में भी जबरदस्त थी। 8 में से कुल 6 सीटें महागठबंधन के कब्जे में आ गए। गोपालगंज की बात करते हैं। गोपालगंज में क्या हुआ था 2020 में? गोपालगंज में कुल 6 सीटें हैं विधानसभा की, और इन 6 विधानसभा सीटों में से गोपालगंज में जो है आरजेडी कुल 2 सीटें जीत गई, हथुआ और बैकुंठपुर। ये 2 सीटें आरजेडी के झोली में गई, बाकी 4 सीट एनडीए जीतती, 2 इसमें से बीजेपी जीतती और 2 जनता दल यूनाइटेड। बीजेपी जो सीट जीती उसमें गोपालगंज और बरौली, जनता दल यूनाइटेड ने जो सीट जीती उसमें भोरे और कुचायकोट। तो इन सीटों को यदि आप देखेंगे तो कुल मिलाकर जनता दल यूनाइटेड गोपालगंज में अपना खाता खोल पाई 3 जिलों में, बाकी सब जगह शून्य पर आउट। अब तेजस्वी यादव इन पूरी परिस्थितियों को देखकर एक प्लान तैयार किया है, और वो प्लान ये है कि इस बार सिर्फ 15 सीटें नहीं जीतनी है, इस बार कम से कम 20 सीटों का टारगेट तेजस्वी यादव ने अपने लिए बनाया है। और इस तरह से वो चाहते हैं कि पूरे सारण प्रमंडल में एनडीए का सफाया हो जाए। तो एनडीए के सफाया करने के लिए उन्होंने क्या प्लान बनाया है, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि आरजेडी ने अपने कौन कौन उम्मीदवारों को उतारा था सारण प्रमंडल के अपने इन सीटों पर जहां से वो पिछला चुनाव लड़े थे, और उन प्रत्याशियों के भरोसे क्या इस बार 2025 का चुनावी बैतरनी पार हो सकता है, तो ये देखना है। तो देखिए, यदि गोपालगंज से ही शुरू करते हैं, लालू यादव के गृह जिले से, तेजस्वी यादव के गृह जिले से, तो बैकुंठपुर में आरजेडी ने अपना प्रत्याशी उतारा था। यहां से प्रेम शंकर प्रसाद यादव, इनको चुनावी मैदान में उतारा गया था और ये चुनाव जीत गए थे। मिथिलेश तिवारी और मंजीत कुमार सिंह, इन दोनों के एनडीए के ही हैं, वो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं और ये बीजेपी के, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने टिकट नहीं दिया, गठबंधन में सीट बीजेपी के पास आया, तो मंजीत कुमार सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ गए और उसका लाभ मिल गया प्रेम शंकर प्रसाद यादव, तो वो जीत गए। बरौली जो सीट है वहां से आरजेडी ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया। सिटिंग प्रत्याशी थे नेमतुल्लाह, उनका टिकट काटकर बरौली से रियाजुल हक राजू को सीट दी गई है, लेकिन वो चुनाव हार गए। बीजेपी यहां से चुनाव जीती, राम परवेश राय यहां से चुनाव जीते। तो क्या बरौली में रियाजुल हक राजू का इस बार टिकट कटेगा या फिर से उनको मौका दिया जाएगा? तेजस्वी यादव इस बात पर विचार कर रहे हैं। बैकुंठपुर में आरजेडी का टिकट लगभग फाइनल है, प्रेम शंकर प्रसाद राय ही वहां से उम्मीदवार होंगे, लेकिन बरौली में आरजेडी अपने लिए प्रत्याशी ढूंढ रही है कि क्या ये भी विचार हो रहा है कि क्या रियाजुल हक राजू इस बार कारगर उम्मीदवार होंगे या यहां से सीट बदलना है। अब देखिए, हथुआ, यहां से आरजेडी ने राजेश कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। राजेश कुमार सिंह कुशवाहा समुदाय से आते हैं, उन्होंने चुनावी बाजी जीत ली। रामसेवक सिंह को पराजित किया, जनता दल यूनाइटेड के वे नेता हैं, वो भी कुशवाहा समुदाय से ही आते हैं, तो उनको पराजित करके राजेश कुमार सिंह हथुआ की सीट पर बाजी मारी। अब ऐसा सुनने में आया है कि राजेश कुमार सिंह जो है वो दूसरे दल में भी हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा
सूत्र से खबर मिल रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या राजेश कुमार सिंह पर आरजेडी दाव लगाएगी, ये देखना है। हथुआ के लिए ये एक बातें चल रही हैं, क्योंकि वहां से जनता दल यूनाइटेड इस बार कमर कसकर तैयार है। वहां जनता दल यूनाइटेड जीतती भी रही। तो देखिए क्या होता है। अब आ जाइए सीवान में, क्योंकि बरौली में जो जिन सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी थी, 3 सीटें, 3 में से 2 सीटें जीत गई, 1 सीट हार गई। तो हारी हुई सीट को कैसे अपने बाजी में करे, इसके लिए आरजेडी तैयारी कर रही है। इसके अलावा जो 3 सीटें अपने जो सहयोगियों को दी गई थी, उसके लिए भी आरजेडी अपना मंथन करके प्लानिंग कर रही है कि कुचाय कोट में किसे उतारा जाए जो मुकाबला दे सके अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे को। पिछले बार यहाँ से कांग्रेस काली प्रसाद पांडे को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन काली प्रसाद पांडे भी हरा नहीं पाए पप्पू पांडे को। तो देखिए इस बार उसके लिए भी मंथन चल रहा है। इसके अलावा भोरे, जहाँ से सुनील कुमार चुनाव जीतकर मंत्री बने हुए, उस सीट पर भी तैयारी चल रही है। हालांकि वहां से लेफ्ट के उम्मीदवार पिछले बार चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन वहां भी तैयारी चल रही है कि किस तरह से उस सीट को अपने कब्जे में किया जाए। गोपालगंज शहर का सीट है और गोपालगंज सीट पर भी आरजेडी अपनी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है कि किस तरह से उस सीट को अपने कब्जे में किया जाए। उपचुनाव में काफी कड़ा मुकाबला हुआ था और उस कड़े मुकाबले में बीजेपी ने बाजी मारी है। तो देखना यह है कि गोपालगंज के लिए नए सिरे से आरजेडी क्या राजनीति और रणनीति बनाती है। अब आ जाइए गोपालगंज के बाद सीवान में, उस जिले में जहां शहाबुद्दीन का कभी साम्राज्य था, आरजेडी का गढ़ था, सीट थोक भाव में आरजेडी के पास आता था जीतकर। पिछले चुनाव में भी परफॉर्मेंस ठीक था, लगभग 8 में से 6 सीटें आई थी। तो उन सीटों में से जो सीवान सीट, सीवान पर आरजेडी ने अपना प्रत्याशी उतारा था और अवध बिहारी चौधरी जीत गए थे। अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के पुराने नेता हैं, विधानसभा का अध्यक्ष भी इस बार बने थे। उसके पहले वो कई बार मंत्री रह चुके हैं। कहा जाता है उनके बारे में कि जब लालू यादव जेल में जाने वाले थे तो वो मुख्यमंत्री के भी दावेदार थे, लालू यादव के पसंद भी थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई हैं। बदले हुए परिस्थिति में क्या होता है, अवध बिहारी चौधरी का उम्र भी अब अधिक हो चुका है, लेकिन राजनीति में वो सक्रिय हैं, हर कार्यक्रमों में वो भाग लेते हैं और राजनीति को वो समझते हैं, मजबूत पकड़ रखते हैं। लेकिन वहां से एक चर्चा जीवन यादव की भी हो रही है। तो क्या आरजेडी यहाँ से अपना प्रत्याशी बदलेगा या अपने पुराने वफादार और मतलब जीत की गारंटी देने वाले नेता अवध बिहारी चौधरी के पास ही रहेगा, ये अब देखना है। तो सीवान एक सीट है, वहाँ बहुत कुछ हिना साहब की मर्जी भी चलेगी। तो पूरा मामला क्या होता है ये देखना है। अब सीवान के बाद आ जाइए बरहरिया। बरहरिया से भी आरजेडी ने अपना प्रत्याशी उतारा था बच्चा पांडे को, और बच्चा पांडे चुनावी बाजी जीत गए थे, आरजेडी को जीत का स्वाद चखाया था। लेकिन बरहरिया में इस बार क्या होगा, बरहरिया में प्रत्याशी बदलने की भी बात हो रही है, कई लोग डिमांड भी कर रहे हैं। लेकिन क्या बच्चा पांडे को बदल देने से आरजेडी वहां जीत जाएगी या बच्चा पांडे के रहने से वहां आरजेडी को जीत मिलेगी, इस पर आरजेडी अपना गुनागणित सही कर रही। बच्चा पांडे पिछले चुनाव में मदद भी किए थे आरजेडी के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी को, हिना साहब जब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ी थी। तो हिना साहब की मर्जी भी इसमें काम करेगा कि बरहरिया में वो किसे चुनाव लड़ते हुए देखना चाहती हैं। तो अब पूरा मामला यहीं पे है।
अब आइए रघुनाथपुर। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से आरजेडी ने हरिशंकर यादव को चुनावी मैदान में उतारा था और हरिशंकर यादव चुनाव जीत गए थे। इस बार ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ से शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। आरजेडी ने उनको रघुनाथपुर क्षेत्र से लड़ने का प्रस्ताव दिया है और हरिशंकर यादव भी इस बात के लिए अपना सहमति दे चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो रघुनाथपुर में ये स्थिति है। अब आइए गोरियाकोठी में। ये एक ऐसी सीट थी गोरियाकोठी जहां आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतारे और वो चुनाव हार गए। तो क्या गोरियाकोठी में आरजेडी इस बार अपना प्रत्याशी बदल देगी या गोरियाकोठी में किसी दूसरे गठबंधन के अपने साथी को देगी, ये देखना है। तो गोरियाकोठी को लेकर एक सस्पेंस बना हुआ है सीवान में, एक सस्पेंस बना हुआ है गोपालगंज में बरौली को लेकर। ये दो सीटें आरजेडी चुनाव हारी। तो इन सीटों पर भी नजर है आरजेडी की कि कौन सा प्रत्याशी दे। इसके बाद आ जाइए, आप जब सारण जिला में प्रवेश करेंगे तो सारण जिला में एकमा विधानसभा क्षेत्र आरजेडी जीतती नहीं थी, लेकिन पिछले चुनाव में यहाँ से श्रीकांत यादव चुनावी मैदान में उतरे और एनडीए के बीच जो आपसी लड़ाई थी उसका लाभ जो है वो श्रीकांत यादव को मिल गया और चुनाव जीत गए। तो इस बार क्या श्रीकांत यादव पर दाव आजमाने जा रही है आरजेडी, ये भी देखना है। अब आइए जरा बनियापुर की चुनावी राजनीति पूरी तरह से बदल गई। ये आरजेडी का मजबूत गढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ जब तक आरजेडी में प्रभुनाथ सिंह रहे, उनके भाई ही चुनाव लड़ते रहे और वो चुनाव जीतते भी रहे। तो आरजेडी का जो इकबाल है वो प्रभुनाथ सिंह की वजह से भी बनियापुर में बरकरार रहा। अब वे जनता दल यूनाइटेड में चले गए। तो अब जनता दल यूनाइटेड में चले गए हैं तो आरजेडी को यहाँ से अपने नए प्रत्याशी की तलाश है कि वो कौन होगा जो पराजित करेगा प्रभुनाथ सिंह के भाई या उनके भतीजे के बारे में जैसा कहा जा रहा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो उनको। तो देखिए आरजेडी बनियापुर में अपने प्रत्याशी की तलाश में है। अब उसकी तलाश जो है वो कहाँ पे जाके पूरी होगी, ये देखने वाली बात है। अब आइए तरैया भी एक ऐसी सीट है जहां आरजेडी को अपने नए प्रत्याशी की तलाश करनी है। पिछले बार यहाँ से सिपाही लाल महतो को उम्मीदवार बनाया था आरजेडी और वो चुनाव हार गए। अपने विधायक का टिकट काटकर यहाँ से सिपाही लाल महतो को टिकट दिया गया था, लेकिन वो चल नहीं पाए। इस बार देखिए तरैया को लेकर भी आरजेडी अपनी रणनीति बना रही है। अब आ जाइए मढ़ौरा से जितेंद्र कुमार राय को पार्टी ने टिकट दिया था, बड़े नेता हैं आरजेडी के और वो चुनाव आसानी से जीत गए थे। अब इस बार उनको लेकर कई तरह की संशय की बातें भी हो रही है, लेकिन जितेंद्र राय का टिकट लगभग समझिए तो आरजेडी से कन्फर्म है। आरजेडी के वे दबंग नेता माने जाते हैं, पूरा सारण की राजनीति में उनकी पैठ है। एक संदेह केवल ये है कि लोकसभा चुनाव में उन पर जो आरोप लगे थे, यदि उन आरोपों के मद्देनजर कोई रोहिणी आचार्य या आरजेडी परिवार का कोई अलग से कोई ध्यान दे दे तो ये अलग बात होगी, नहीं तो मढ़ौरा से जितेंद्र कुमार राय का टिकट कटने का कोई और कारण नहीं होगा। अब देखिए छपरा से आरजेडी को अपने नए प्रत्याशी की तलाश, क्योंकि छपरा वो सीट है जहां से प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर कुमार सिंह पिछला चुनाव लड़े थे। मामूली वोटों के अंतर से हार गए थे, 10,000 से नीचे, लगभग 6,000 कुछ वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी वहां से जीते थे। तो छपरा में अब वो जनता दल यूनाइटेड में चले गए, तो छपरा में अब आरजेडी को प्रत्याशी चाहिए। तो आरजेडी में इस बात का होड़ भी लगा हुआ है कि कौन होगा जो छपरा में आरजेडी का प्रत्याशी होगा
और इसके लिए छपरा के जो नेता हैं वो दौड़ लगा रहे हैं तेजस्वी यादव के पास। तो देखिए क्या होता है, छपरा को लेकर उनकी क्या रणनीति बनती है। इसके अलावे अब आइए गरखा। गरखा में पिछले बार मुनेश्वर चौधरी का टिकट काट कर आरजेडी ने सुरेंद्र राम को चुनावी मैदान में उतारा था और सुरेंद्र राम चुनाव जीत गए थे। तो इस बार भी उनका सीट लगभग कंफर्म माना जा रहा है। इसके बाद परसा में छोटे लाल राय जो कभी जनता दल यूनाइटेड में थे, वो पिछले बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े और चंद्रिका प्रसाद राय को पराजित कर दिया। चंद्रिका प्रसाद राय आप जानते हैं कौन है, दरोगा प्रसाद राय के पुत्र, विवाद भी आप जानते हैं। तो वो इस बार जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार होंगे और उसके खिलाफ छोटे लाल राय चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहाँ के वो जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं कभी और अब तो विधायक वो कई बार रह चुके हैं। तो अब ये देखिए, अब आइए सोनपुर, जहाँ से कभी लालू प्रसाद यादव भी चुनाव लड़े, बाद के दिनों में सिपाही राय चुनाव लड़के जीतते रहे, रामानुज प्रसाद भी 2 बार वहाँ से विधायक रह गए। इस बार क्या होगा वहाँ से, वो चुनाव पिछला बार जीत गए थे। ये अब रणनीति बन गई कि आखिर सोनपुर में वो रहेंगे या फिर किसी दूसरे को मौका दिया जाएगा। तो ये पूरे प्रत्याशी थे आरजेडी के सारण प्रमंडल के, जो पिछले चुनाव में चुनावी मैदान में उतरे, लड़े और जीत गए, कुछ इसमें से हार भी गए। तो इन हार जीत का जो सिलसिला है उसको तोड़ना चाहते हैं तेजस्वी यादव। अपनी संख्या 15 से 20 करना चाहते हैं और 20 तक जाने के लिए कई प्रत्याशियों में बदलाव होगा, तो वे भी करने के लिए वे तैयार हैं, क्योंकि आरजेडी में अब तेजस्वी यादव पूरी तरह से सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं और वो किसी भी कीमत पर 25 का चुनाव हारना नहीं चाहते हैं और इसलिए सारण प्रमंडल को लेकर भी उनका प्लान सेट हो रहा है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और जानकारी देते रहेंगे, पूरा एक एक बात बताएंगे और राजनीति के हर नब्ज से आपको अवगत कराएंगे। तो दीजिए अभी इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।